कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? इसके अपन ने की पॉइंट्स नहीं लिखे थे ना? लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN-AR रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN-AR। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN-AR। क्लियर? सबसे पहले बताइए मैकेनिज्म के बारे में। सिंगल स्टेप रिएक्शन है या कोई इंटरमीडिएट वगैरह बनता है? सिंगल स्टेप था। लीविंग ग्रुप डायरेक्ट हट गया था या बीच में एनायन वगैरह बना था? तो 2 स्टेप हो गए हमारे साथ। पहले स्टेप के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड पर जुड़ा और उसके बाद वहां से हटा। क्लियर? लीविंग को। दूसरा अगर अपन बात करें काइनेटिक्स के बारे में, अब मेरे पास तो है नहीं, आपने लिखा हुआ है, देखो आरडीएस में काइनेटिक्स देखो, आरडीएस में देखो कौन कौन इन्वॉल्व है। जहां आपने आरडीएस लिखा है पाई बॉन्ड भी सारे बनाना। कुछ लोगों ने बेंजीन बनाते बनाते धीरे धीरे साइक्लोहेक्सिन किया, फिर साइक्लोहेक्सेन कर दिया होगा, पाई बॉन्ड गायब कर दिए होंगे। ये चमत्कार तुम ही कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें, ROR किसकी बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से K इज द रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड भी मुझे जहां तक लगता है आरडीएस में इन्वॉल्व है, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आगे बात समझ में? दोनों की पावर क्या रहेगी? 1 रेज टू पावर 1। तो रिएक्शन आपकी बाइमोलिकुलर हो गई है भी ना। तो लिख सकते हैं इसमें फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, बाइमोलिकुलर रिएक्शन आप लोगों के सामने रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें इंटरमीडिएट, क्या इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट है? यस, आरडीएस में कार्बन आयन बना है, तो लिखेंगे इंटरमीडिएट के सामने। जल्दी जल्दी लिखेंगे, धीरे धीरे नहीं। आप निपटा दिया है क्या? मॉड्यूल सोल्व करना शुरू कर दिया है सभी ने? अब जब तक अल्कोहल से होमवर्क मिलेगा तब तक आपको मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने देखा होगा टेस्ट पेपर में मॉड्यूल से भी क्वेश्चन थे, रहेंगे रहेंगे हमेशा। कारण क्योंकि मुझे पता है धीरे धीरे आप मॉड्यूल भी सॉल्व करना बंद कर, और बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आपको होमवर्क मिलता भी नहीं है कि हर दिन 10 क्वेश्चन, हर दिन 15 क्वेश्चन, नहीं। टॉपिक खत्म होता है 7 से 8 दिन के बाद आपको जाके होमवर्क। तो अब उसको आप दिन के 15-20 जैसे भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, बट उन क्वेश्चंस को करें। आप सोचते हैं कि मैं थ्योरी पढ़ लूंगा और उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं। इससे बड़ा वहम कुछ होता नहीं। तो लिखेंगे इंटरमीडिएट के सामने, कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन आरडीएस। कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन आरडीएस। कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन आरडीएस। कार्ब एनाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन आरडीएस। ठीक है? इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, more stable anion, more stable anion, faster SN-AR reaction. More stable anion, more stable anion, faster SN-AR reaction. More stable anion, faster SN-AR reaction. anion जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना क्या रहेगा? ज्यादा। क्लियर?
और एनायन को स्टेबलाइज कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग। और डिस्टेबलाइज कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने रहेगा रिएक्टिविटी इन SnAr, रिएक्टिविटी इन SnAr। इसी में ही इंटरमीडिएट के सामने अगर हम हैलोजन को स्पेसिफाई ना करें तो बताइए कौन सा ग्रुप लगने पर SnAr की रिएक्शन का रेट बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्लियर? यहां पर अगर मैंने जी ग्रुप लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बताओ ये ग्रुप कहां पर लगा हुआ है? ऑर्थो, मेटा या पैरा? अभी तो स्पेसिफाइड नहीं है, बट अगर आप ऑर्थो एंड पैरा पर लगाओगे तो ज्यादा इंपैक्ट देगा। क्लियर? फिर अगर अपन बात करें नॉर्मल, आपका जो हेलोबेंजीन है वही रिएक्शन कर लेगा। और सबसे स्लो रिएक्शन कहां पर होगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा। ये जी ग्रुप कहां पर लगा हुआ है बता सकते हैं? नहीं पता, कहीं भी लगा हो, बट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो ऐसा नहीं यार रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? स्लो करेगा। सिंपल सी बात। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी इसमें? आखिरी क्लास में हमने इंटरमीडिएट बनाया था जो कि एक कार्ब एनायन था और -R वाले उस एनायन को स्टेबलाइज कर रहे थे। तो अगर -R वाले स्टेबलाइज कर रहे थे तो प्लस वाले उसको क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज। सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, ये निपटा दिया है सभी ने? चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, क्या हैलोजन सेम होने पर, सॉरी, सभी हैलोजन्स के केस में रेट सेम मिला था कि अलग अलग मिला था? यहाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ये पॉइंट भी हमारे सामने रहेगा। एक मैं लिखवाई देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। इसके अंदर आपको बताना है, इंटरमीडिएट में अगला पॉइंट रहेगा NO2 में बढ़ा रहा। आपने देखा था जब आप रिएक्शन करवा रहे थे जितने NO2 क्या थे ज्यादा, तो रिएक्शन का रेट उतना ही आसानी से आपका बढ़ रहा था। और NO2 को कहीं भी फेंक रहे थे कि सोच समझकर बढ़ा रहे थे? हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पर ही लगा रहे थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पर ही बन रहा था। आया ना? तो ये हमारे सामने दिया हुआ है। क्या आप रिएक्टिविटी बता सकते हैं SnAr में इनकी? ये जो हमारे सामने है रिएक्टिविटी बता सकते हैं SnAr के अंदर इनकी क्या रहेगी? क्या रहेगी बताओ सबसे पहले? 3 - R वाले लगे हैं और वो भी रैंडमली नहीं, हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पर। बिल्कुल सही। कितने -R वाले लगे हैं? 2। पक्का? यहां पर कितना है? 1। यहां पर केवल कैसा लगाएगा ये? -I, क्योंकि जहां हैलोजन है वहां तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं। और अगर यहां नेगेटिव बना तो वो NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलोजन की मेटा पोजीशन पर है तो इंपैक्ट कोई खास नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े तो इसके कंपैरिजन में तो उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा। इसकी और भी ज्यादा, इसकी और भी ज्यादा, और उसकी सबसे ज्यादा। ये क्या है? आपने लिखा है रिएक्टिविटी इन SnAr। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके बढ़ेंगे हैलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, उसका न्यूक्लियोफाइल को लेकर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसमें बताइए इन सभी की रिएक्टिविटी सेम रहेगी कि अलग अलग? फर्क केवल किसका है? हैलोजन का। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन। आपने आखिरी क्लास में देखा था, क्या इस रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है?
नहीं, लिविंग ग्रुप आरडीएस में निकलता ही, लेकिन फिर भी रेट क्या आता है अलग। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था? फ्लोरीन वाला, फिर कौन था? क्लोरीन, और फिर कौन था? ब्रोमीन, और आखिरी में आयोडीन। ये क्या है आपके सामने? रिएक्टिविटी इन SnAr, रिएक्टिविटी इन SnAr। क्लियर? इसको मैं समझा चुका था ना भाई कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से इसका ज्यादा इसलिए क्योंकि I- जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा था। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, बट ये आपको धोखा देगा। इस रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता। SN1 का करता है, SN2 का करता है, E2 का भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि लिविंग ग्रुप है तो हमेशा रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड करेगा, नहीं। अगर वो आरडीएस में हटेगा तो डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो भी वहां पर होगा उन सब पर रेट पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो स्टार लगाकर इस पॉइंट को यहां पर आप लिख भी सकते हैं। Since living group doesn't depart in RDS, since living group doesn't depart in RDS, since living group doesn't depart in RDS, rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction is independent of, rate of reaction is independent of, rate of reaction is independent of living group ability. Rate of reaction is independent of living group ability. क्या इस रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका लिविंग ग्रुप कौन है? नहीं। सब ये लिविंग ग्रुप आरडीएस में निकला ही नहीं। तो ये पॉइंट जबरदस्त है, स्टेटमेंट टाइप पूछ सकता है। SN1 में रेट पर डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर, SN2 में भी करता है, E2 में भी करता है, और हम देखेंगे E1 में भी करेगा, लेकिन SNAR में नहीं करेगा। क्लियर? बस ये इतना ही था। अब दो क्वेश्चन हम करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो चुके हैं। अगर मैं SN रिएक्शंस की बात करना चाहूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो मेनली बेटा जो हमारे सामने मैकेनिज्म आए हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो SN1 से गई, कुछ रिएक्शंस हमारे सामने ऐसी रही जो कहां से गए? SN2 से गई, और कुछ रिएक्शंस हमारे सामने ऐसी रही जो SNAR से गई। क्लियर? SNI तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने उस पर कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। SN1 और SN2 आपके सामने कब होते हैं? SN1 और SN2 कब होते हैं? जब आपका लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा हो? sp3 कार्बन पर लगा हो। क्लियर? और ये कब होता है SNAR? जब आपका लिविंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हो, और ऐसे नहीं, उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कम से कम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2CN जैसा होना चाहिए। तो यहां जो आपका लिविंग ग्रुप है ये किस पर है? sp2 कार्बन पर। सबसे पहला पॉइंट समझिए, अगर आपका लिविंग ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है, यानी कि कौन से कार्बन पर है? sp2 कार्बन पर है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। किससे? sp3 वाले। यहां पर आपका लिविंग ग्रुप किस पर है? sp3 पर। यहां पर आपका लिविंग ग्रुप किस पर है? sp2 पर। तो हम पहले से जानते हैं कि sp2 पर आने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। उसके ढेर सारे रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आना, CX बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग हो जाना, वट एवर इज द रीजन, बट हमें पता है कि ये आसानी से हटेगा और वो इतनी आसानी से नहीं हटेगा। आगे बात समझ में, दिमाग में क्लियर है? दूसरी बात, जब भी आपका लिविंग ग्रुप किस पर होगा? sp2 कार्बन पर, तो वो डायरेक्ट नहीं हटेगा, वो हटेगा एडिशन एलिमिनेशन से। किससे हटेगा? एडिशन एलिमिनेशन से। बेटा ये जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो, आपने रिएक्शन में भी लिखा हुआ है, पहला स्टेप था एडिशन और दूसरा स्टेप था एलिमिनेशन। कैसे? सुनो, पहले न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हुआ, कार्बन आयन बना कि नहीं बना, फिर वो वापस से डबल बॉन्ड बनाया और एक्स को बाहर निकाल दिया। तो जब भी आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर होता है, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं हटता है। जैसे SN2 में हट गया, अटैक और बाहर निकला खटा है, कभी नहीं होता। वो हमेशा किससे हटेगा? वाया एडिशन एलिमिनेशन।
चलिए अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि SN1 और SN2 दोनों ही SNAR से क्या होंगे, फास्ट। क्लियर, क्योंकि यहाँ SP3 पर है। लेकिन इन दोनों में भी अगर अपन बात करना चाहें तो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे रेट कि कौन सा ज्यादा फास्ट होता है, तो SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं, फास्ट, एज कंपेयर टू SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन SN1 से जा रही है तो फास्ट जाएगी एज कंपेयर टू SN2, और SN1 SN2 दोनों ही किससे फास्ट होंगे, SNAR से। क्या ये बात क्लियर है? यस, 100% क्लियर है, क्योंकि यहाँ तो sp2 कार्बन पर है आपका लिविंग ग्रुप। तो ये हमारे सामने ओवरऑल एक बात निकल कर आती है जो काफी बार हमारी हेल्प करेगी रिएक्शंस के रेट को डिसाइड करने में। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहाँ पर? तो देखिए, अगर आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर है तो SN1 से हटेगा या SN2 से, दोनों ही फास्ट होते हैं किससे, SNAR से। पक्का? छापिए, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अब जो अपने एल्काइल हैलाइड में कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे वो भी कर सकते हैं, मैं उनको भी अलग से आपको शेयर कर दूंगा। ये जो अपना जर्नी है ये लंबा चलेगा। अभी पहले में अपन ELP और मॉड्यूल सोल्व करते हुए चल रहे हैं, फिर अपन वापस से आएंगे जिसमें हम NCERT सोल्व करेंगे, और वो रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च और अप्रैल का। आपको मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूं कि आपको मार्च और अप्रैल को टोटली क्या रखना है, फ्री। अप्रैल को तो एटलीस्ट, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। मार्च में लगभग खत्म हो लेंगे, आजकल बोर्ड एग्जाम जल्दी शुरू हो जाते हैं, मार्च एंड आते आते सारे निपट जाते हैं, और उसमें भी यही सिलेबस होगा, बोर्ड में भी यही होते हैं। जो आप +2 NCERT जो पूरी पढ़ रहे हो ना, जो ऑर्गेनिक अभी चल रही है, वो बोर्ड में एज इट इज है, तो कोई अलग सिलेबस नहीं है, पढ़ना तो वही है बार बार, बस उसमें थ्योरी पर ज्यादा फोकस होता है और यहाँ क्वेश्चन पर। निपटा दिया है क्या? अगर डबल बॉन्ड के ऊपर sp2 कार्बन पर लिविंग ग्रुप है तो कौन से प्रोसेस से हटेगा, वाया एडिशन एलिमिनेशन। कभी भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है SN2 कि सीधा ही हट गया, न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक और लिविंग ग्रुप हटा खटैक, ऐसा कभी नहीं होगा। वाया एडिशन एलिमिनेशन ही वो बाहर निकलेगा। निपटा दिया है क्या? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो AIPMT ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, AIPMT ने पूछा था। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following, arrange the following in decreasing order of reactivity, arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic substitution, arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic substitution, towards nucleophilic substitution। आप बताइए क्या क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया कि SN1 में बताओ, SN2 में बताओ, या SNAR में बताओ, कुछ भी स्पेसिफाई अब आपको सोचना। क्लियर? क्वेश्चन वास्तव में ही क्या था, बढ़िया। तो हम कई बार PYQ करते रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं, उनके बाद उनको करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। अब ये जब क्वेश्चन पहली बार आया होगा तो ये क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन रहा होगा। अब आपको लगेगा कि सर अब तो हमने निपटा दिया है, कुछ है ही नहीं, तो आप भूलिएगा मत कि इस क्वेश्चन से पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जा चुका है, और ये हर टीचर करता है। PYQ ही नहीं बना तो फिर मास्टर किस नाम का? सीधी सी बात। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? रिएक्टिविटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे। आप बताओ, सबसे पहले यहां पर ये लिविंग ग्रुप है, यहां भी लिविंग ग्रुप है, दोनों में कौन से कार्बन पर है, sp3, यहां पर भी sp3, यहां पर किस पर है, sp2, और यहां पर भी किस पर है, sp2। तो उन दोनों की रिएक्टिविटी तो कम होगी, क्लियर हो गया। इन दोनों की ज्यादा, क्योंकि या तो ये SN1 से जाएंगे SN2 से, और SN1 SN2 दोनों ही SNAR से फास्ट होते हैं। क्लियर? तो अब बताइए इन दोनों में से ये कौन सा डिग्री का एल्काइल हैलाइड है बेटा, 3 डिग्री। SN1 से जाऊं कि SN2 से जाऊं? SN2 तो होता ही नहीं है 3 डिग्री में, तो कहां से जाना पड़ेगा, SN1 से। पक्का?
यस। अब ये कौन सा है, 2 डिग्री है कि नहीं है? लेकिन सर 2 डिग्री में तो SN1 और SN2 दोनों ही हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, और कंडीशन तो कुछ दिया ही, तो टेंशन क्यों ले रहा है, दोनों मान ले। SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। पहले इन दोनों में निपटारा करें। सबसे पहले यहां कौन सा हो रहा है, SN1। बताओ यहां पहले क्या मानू, SN1 मानू या SN2? SN1 मान लेते हैं। तो देखो SN1 मानकर यहाँ कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। यहाँ कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। SN1 का रेट तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है ना। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फास्टर SN1। तो उस हिसाब से फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू, पक्का? नहीं सर, गलत किया आपने। मैं तो यहाँ SN2 मान बैठा, यहाँ SN1 और यहाँ SN2, तो SN1 SN2 से फास्ट होता है, तो फिर से इसकी रिएक्टिविटी क्या आ गई, ज्यादा। पक्का कि नहीं? आंसर तो फिर भी वही आ रहा है। अब इन दोनों में आप जानते हैं यहाँ SNAR हो जाएगा और वहां तो और भी क्या रहेगा, कम रिएक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है, अगर आप एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी की बात करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसमें नहीं है। क्लियर? तो अगर अपन बात करें इसमें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मिलेगा, थर्ड, इनमें दोनों में, और फिर फोर्थ। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन और फिर ये टॉपिक खत्म। हर वैरायटी के क्वेश्चंस को मैंने आपकी नोट्स में लाने की कोशिश की। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। दोनों हेलोजन हटा दोगे या कोई एक हेलोजन हटेगा? कौन सा हटेगा? ये नहीं हटेगा, क्योंकि ये किस पर है, sp2 पर है, और ये किस पर है, sp3 पर है। पक्का? तो उसको हटा देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, खत्म हो गई कहानी। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में आया हुआ है। मतलब कुल मिलाकर आपसे बार बार यही देखना चाहता है कि आपके फंडे क्लियर है या आपने चीजों को डब्बा मैकेनिज्म से पढ़ने की कोशिश की। आंसर ओरिएंटेड होकर हम कभी भी नहीं पढ़ते। तो आपका चैप्टर एराइल हैलाइड भी दम तोड़ता है। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग लगा देंगे आपका फेवरेट एल्कोहल्स। हाँ मेरा फेवरेट है। एक पेज चाहो तो छोड़ सकते हो। कुछ बचा नहीं है उसमें। आपको कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में अच्छा लगे, ईएलपी में अच्छा लगे तो आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने चैप्टर आ रहा है भाई, एल्कोहल्स। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करनी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात को उतारिए, हर OH अल्कोहल, ये बातें हमने पहले भी की हैं, sp3 कार्बन के ऊपर लगा हुआ OH ही एल्कोहल होगा। अगर आपका OH sp3 कार्बन पर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ठीक है? और इसमें भी जो रिएक्शंस रहेंगी वो बहुत सिंपल रहेंगी, हम लिविंग ग्रुप को कैसे ना कैसे करके यहां से हटाते रहे। ठीक है? तो शुरू करते हैं सीधा ही, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की भी जो केमिकल रिएक्शन रहती है मेनली दो ही टाइप की रहेंगी। एक तो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, तो यहां मैकेनिज्म नहीं आएगा, कोई भी पहले पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर है, sp3 पर। तो या तो कहां से होगा, SN1 से, या फिर कहां से होगा, SN2 से। खत्म हो गया, दोनों ही पढ़ चुके हम तो। SN1 में कार्बोकेटाइन बनाकर चलना है, SN2 में डायरेक्ट रिप्लेस कर देना है। और दूसरी रिएक्शन रहेगा एलिमिनेशन। अगर sp3 कार्बन पर लिविंग ग्रुप है तो हम उसको दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। दूसरा रहेगा हमारे सामने एलिमिनेशन रिएक्शंस, और एलिमिनेशन के अंदर या होगा E2 से या होगा E1 से। E2 हम पढ़ चुके हैं, E1 का इंट्रोडक्शन हमारे सामने यहां पर। जल्दी जल्दी निपटा दीजिए।
कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो रहेंगी आपकी एल्कोहल्स की, वो रहेंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। मात्र एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन में दिया हुआ है, जहां क्वेश्चन बना नीट 2023 में। क्लियर? जिसका आंसर जो हमारा था अनअकैडमी का कोटा सेंटर का गलत गया था। हाँ, पब्लिकली उसको एक्सेप्ट करता हूँ, हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का भी गया था। और जिन्होंने आंसर मैच करवा दिया वो उसको कभी समझा नहीं पाए कि वो आंसर क्यों गया, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन का नहीं था, मतलब जो एनसीईआरटी में उसका नहीं था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसको एनसीईआरटी ने कहीं डिस्कस ही नहीं किया। तो हमने बहुत सिंपल आंसर देने की कोशिश की, अगर टेक्निकली वो जाना चाहता तो जा सकता था। बट फिर मणिपुर 2023 में दोबारा से हुआ, वहां फिर डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन पूछा और उस बार उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, मतलब उसको एहसास तो आया कहीं से कि मुझसे गलती हुई है। दोबारा जो क्वेश्चन दिया वो बिल्कुल क्या था, सही। मतलब किसी भी टॉपिक सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि जब अल्कोहल्स रिएक्शन करते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से बॉन्ड टूटेंगे। क्या टूटेंगे? अलग अलग तरीके से हमारे सामने बॉन्ड टूटेंगे। देखिए एनसीईआरटी का चलने का जो अंदाज है ना, वो एकदम क्या है, अलग। बहुत सारे टीचर आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ाया ही नहीं जा सकता जैसे एनसीईआरटी लिखी हुई है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मास्टर को ऑर्गेनिक ढंग से आनी, जब तक वो नहीं समझेगा एनसीईआरटी को, वो दूसरे को समझाई। कोई बात आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको खुद को नहीं आता ना, तो आप दूसरे को कभी नहीं समझा सकते। आप थोड़ी देर बोल के बोले कि आएगा आंसर, क्योंकि आपको खुद को क्लियर दो पता है, आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर बस। तो आप थोड़ी देर तो बात करेंगे और फिर सीधे काट काट के आंसर तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपको खुद को क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी के साथ चलना मुश्किल है, लेकिन जिसने एनसीईआरटी को पकड़ लिया फिर उसको कभी दिक्कत नहीं आए। देखिए एनसीईआरटी कहता है कि अल्कोहल जब रिएक्शन हो करेगा ना, तो इसमें अलग अलग तरीके के बॉन्ड टूटेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, पूछता भी है वो क्वेश्चंस में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड टूटे। क्लियर? तो अभी हम दो ही कैटेगरी में लेके चल रहे हैं, कुछ रिएक्शंस जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बहुत ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसमें पहली रिएक्शन हमारे सामने रहेगी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, देखिए आप सब जानते हैं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक है कि नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। तो ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए हमारे सामने कौन है, इथेनॉल, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है, सोडियम के साथ। बताइए क्या रिएक्शन होनी चाहिए। ये जो रिएक्शन आप अभी पढ़ने वाले हैं ये 9th-10th की रिएक्शन है, 3 से 4 बार तो मैं बता चुका हूं। टर्मिनल एल्काइंस का क्या आप बर्च रिडक्शन करवा सकते हैं? कारण उनके पास एसिडिक एच होता है, अरे मेटल इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। 9th-10th में पढ़ाया जाता है मेटल्स रिएक्ट विद एसिडिक कंपाउंड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताना एक बार, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। टूटा कि नहीं टूटा? साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये याद करो, ये सोडियम इथोक्साइड एलिमिनेशन में जो हम इस्तेमाल में लेते हैं, यहीं से बनाकर लाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने अल्कोहल जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल हमारे सामने अल्कोहल है। रिएक्शन करवाई गई है सोडियम के साथ, बता सकते हैं क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेगा? मेटल डीप्रोटोनेशन का काम सबसे पहले करती हैं, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। तो यहां पर भी कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाएगी और आपका मेटल निपट जाएगा। जैसे आपका वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही कौन करता है, एल्कोहल, क्योंकि वाटर के भी रिएक्शन करने का कारण उसके पास एसिडिक एच होता है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे सामने। अब आप बताओ इस रिएक्शन में आपके अल्कोहल का रोल किसका है, एसिड। कई बार हमसे ये पूछेगा कि बताओ सोडियम के साथ कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा। तो इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज ए एसिड, इट इज एक्टिंग एज ए, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मेटल के साथ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो अगर आपसे पूछे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद मेटल,
विद मेटल। मेटल कौन सी रहेगी नॉर्मली आपके सामने? सोडियम रहेगा या कौन रहेगा? पोटेशियम, लिथियम भी ले सकता है। बता सकते हैं क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए? मैं अलग अलग कैटेगरी के अल्कोहल लिख रहा हूँ। 3 डिग्री अल्कोहल, मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। बताइए कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। कौन ज्यादा एसिडिक है, ये या ये? अरे मेरे भाई इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम, यहाँ प्लस आई और बी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ और बी, इन दोनों एनायंस में से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो मेटल के साथ फास्ट रिएक्शन करता है। इसका मतलब 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, 2 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री। निपटाइए। क्या इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता हुआ नजर आया? यस। एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो या पर्टिकुलर अपन बात भी कर सकते हैं रिएक्शन विद मेटल। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। चैप्टर नया आते डिजाइन तो बहुत जबरदस्त बना देते हैं आप लोग। टैलेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हो सकता है उस टैलेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट ना हो। ये मेरा हमेशा ड्रॉबैक रहा है। बहुत सिंपल सा होता है, जैसे उन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, हालांकि मैं कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता था। दूसरे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइंग का मतलब होता था 1 घंटे में रिलैक्स करना, आखिरी के 15 मिनट में बना देते थे। 2 डंडे पड़ते ज्यादा ज्यादा कि क्या बनाया है तूने, तेरे खुद को पता है? नहीं सर। हम तो कई बार दिखाते बाद में थे, पहले आती कर लेते थे। पीटना है तय है, लेकिन 1 घंटे का जो रिलैक्स है उसके लिए हम 2 डंडे खा सकते थे। चलिए, निपटा दिया है। ये पहली रिएक्शन हमारे सामने हुई जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता हुआ आपको नजर आया। चलिए, इसी में नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी। भाई बहुत देर लिखते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्या हो गया? क्या बोल पता नहीं चल। आरडी सर गए? सिलेबस खत्म हुआ है, गए का मतलब दूसरा भी हो सकता है। इफ एल्कोहल एक्ट, अबे उसी में नीचे नोटबुक में लिखेगा, लिखेगा करो कहाँ। इफ एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की बात हो रही है। अगर आपका एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उस केस में भी कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। ये देखो, ये रिएक्शन आप पहले करवा चुके हो, हालांकि इसमें अल्कोहल का कोई रोल नहीं, वो तो जस्ट न्यूक्लियोफाइल बनकर आया। आप बताइए, ये है आपके सामने अल्काइल हैलाइड, कौन सा डिग्री का है? 3 डिग्री का, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। SN1 करवाना पड़ेगा। SN1 कैसे होता है? लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटाइन, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल है। तो जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर से अटैक करता है तो हम उसका H हटा के जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? तो बोलता है अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो उस केस में भी उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। खत्म हो गई कहानी। एक रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, स्टेरिफिकेशन, उसको अभी आपको बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, बट आप पाएंगे कि इस रिएक्शन में भी अल्कोहल का काम मात्र कितना सा है? न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में भी अल्कोहल किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। स्टेरिफिकेशन, नेमिंग में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया होगा। अभी आपसे कोई बात इस रिएक्शन के रिगार्डिंग नहीं पूछी जाएगी, आप तो समझो कि आपको ये वर्ड बताया ही नहीं गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब चैप्टर आएगा तो हम स्टेरिफिकेशन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये 2 रिएक्शंस थी जिनमें आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। एक तो जब आपका अल्कोहल एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है एसिड बेस के अंदर
अगर आपका एल्कोहल किसका काम कर रहा है, एसिड का, तो एसिड कौन देता है रिएक्शन में, क्या देता है, H प्लस, तो बेस उसका H प्लस पूरा ले जाएगा। या फिर अगर आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो उस केस में भी उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। नीचे वाले पर बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा हमें पता है। निपटा दिया है क्या? वापस लौटें, अब जल्दी जल्दी लिखने कुछ लोग, छाप लिया है ना? चलिए, दूसरा, कुछ रिएक्शंस ऐसी रहेंगी जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। वो रिएक्शंस रहेंगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रहेंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम पढ़ेंगे तो इसको बार बार लिखने की जरूरत। या फिर आपकी कौन सी रिएक्शंस रहेंगी? एलिमिनेशन। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन जब रिएक्शन होंगी तो उसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी हम पढ़ने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में यही रिएक्शन चलेंगी। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। निपटा दिया है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब इनके एग्जाम्पल अगर अपन छापेंगे ना तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्यों? क्योंकि आने वाला यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही आएगा अल्कोहल का, तो वहीं पर हमें क्लियर हो जाएगा। निपटा दिया है क्या? तो लिख दीजिए, पहली रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions of alcohols ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ध्यान से समझना, चैप्टर का स्टार्टिंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन या तो SN1 से होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन SN2 से होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले कर चुका हूं। क्या फ्लोरीन को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आपके सामने आ गया और आपने इस प्रकार से करवा के अटैक और फ्लोरीन को बाहर निकाल दिया है, खटैक, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब SN2। कौन सा होता है डायरेक्ट का मतलब? SN2, जिसमें सीधा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो बताइए, क्या ऐसी कोई रिएक्शन आपने फ्लोरीन की पढ़ी है? फ्लोरीन को SN2 से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर आपने इसको बाहर निकाल दिया है तो ये आपसे गलती नहीं, पाप हो गया, पापी कहलाएंगे आप लोग। सेकेंड पीरियड के बेस बताओ, सेकेंड पीरियड के बेस कौन होते हैं? R-, मतलब आपके अल्काइल ग्रुप वाले। फिर कौन आएगा? NH2-। फिर कौन आएगा? OH-। और फिर कौन आएगा? F। इनमें से कोई सा भी SN2 से बाहर नहीं आना चाहिए। जबरदस्त पॉइंट है भाई ये इस चैप्टर का। कोई सा भी SN2 से बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है और कौन लगा हुआ है? OH। ध्यान से सुनते रहना। और आपने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक और OH बाहर निकाल दिया, खटैक, तो यकीन मानिए आपने गलती नहीं, पाप कर दिया है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आकर डायरेक्ट किसको बाहर निकाल दे? आपके OH- को बाहर। अगर ऐसा आपने कर दिया है तो यकीन मानिए आपसे गलती हो चुकी है, और गलती का फिर जो नुकसान है वो भारी हो सकता है। ऐसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि अल्कोहल की जो रिएक्शन होंगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी, तो फिर SN2 भी लिखा आपने उसके अंदर, और ये तो कह रहे हो कि SN2 हो ही नहीं सकता। SN2 के होने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहिए। मान लीजिए यहां पर NH2 हो, क्या हो? NH2 इस प्रकार से, और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर करे अटैक और बॉन्ड तोड़कर बाहर निकले ये खटैक। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया है
तो यकीन मानिए फिर आपको केमिस्ट्री की बातें ढंग से पता ही नहीं है। आप ध्यान दे रहे हैं इसमें कौन बाहर आ रहा है, F माइनस, OH माइनस, NH2, ये कभी SN2 से बाहर आते ही नहीं है, ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कभी शो करते ही नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने तो क्या किया, यहां पर एल्केन में ही इस टाइप की रिएक्शन करवा दी। मान लीजिए यहां पर कौन लगा हुआ है, CH3, यहां पर आपने करवाया अटैक और CH3 को बाहर निकाल दिया खटैक। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां पर अगर अपन बात करें तो इस टाइप की रिएक्शंस नहीं होती हैं। अगर आपने इस टाइप की रिएक्शंस करवा दी हैं तो आपसे मिस्टेक हो चुकी है। अब देखो सारे के सारे सेकंड पीरियड वाले हैं कि नहीं है, इनके बाहर ना आने का कारण एक सिंपल सा होता है, ये इतने अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। अगर इसको छोड़ दूं, क्योंकि एक्स तो मैंने लिविंग ग्रुप बता रखा है, एक्स में मैंने पहले स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटाना है, बाकी ये मैंने कभी लिविंग ग्रुप के तौर पर आपको नहीं पढ़ाया। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने लिविंग ग्रुप कौन कौन से बताए थे, एक तो एक्स, एक्स में अब आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन से नहीं हटेगा, क्लियर। उसके बाद कौन बताया था, OH2 प्लस, उसके बाद कौन सा बता रखा है, N2 प्लस, क्लियर, ये बता रखा है, और एक OHR प्लस। बताओ इनमें से कौन सा है, इनकी सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली अल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर। इसकी अब रिएक्शंस पढ़ेंगे किसमें, अल्कोहल चैप्टर के अंदर। इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे किसमें, ईथर में, और इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे किसमें, अमीन में। तो अब तो चैप्टर दाएं दाएं जाने वाले हैं, क्लियर। अब समझिए ये सारे ऐसे बाहर नहीं आते, कारण है ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप आपके सामने हैं, पुअर लिविंग ग्रुप है ये, और या ये कह सकते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हुआ करते। आप सोचिए अगर कोई बेस अच्छा है, मतलब वो एनाइन स्टेबल रहा होगा कि अनस्टेबल रहा होगा, अनस्टेबल। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अगर ये अच्छे बेस है मतलब ये क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल। आप जानते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस के कंपैरिजन में अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि बाहर आ जाएंगे, ये आते नहीं है। तो देखो ऐसे जैसे जो क्वेश्चंस हमारे सामने वो अब दो कोड़ी के हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा है कि यहाँ पर लगा हुआ है OH और मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं NaCl के साथ, किसके साथ, NaCl, जिसमें Na प्लस और क्या है, Cl माइनस। आप सोचिए अगर मैंने ऐसे रिएक्शन करवाई, ये किया अटैक और OH बाहर निकाला खटैक, तो बताइए मुझसे ज्यादा दिमाग से पैदल कोई होगा क्या कि यहाँ पर, हाँ ये तो बहुत जोर से बोला तुमने कि OH माइनस बाहर आ गया, इस टाइप की कोई रिएक्शन हो सकती है, नहीं। OH माइनस SN2 में बाहर आता ही नहीं है, ये इस प्रकार से हटने वालों में से लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप बोलेंगे कि वो रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती, कारण OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है या एक अच्छा बेस होता है, इसको हटा पाना इतना आसान नहीं है। तो फिर मुद्दे का पॉइंट ये है कि सर ये हटेंगे कैसे, इसको हटाया जाएगा, लेकिन इसके हटाने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग। अभी नहीं छापेंगे, एक साथ आपको छापने का मौका दिया जाएगा। अब देखो हटाया कैसे जाएगा। अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे सामने OH लगा हुआ है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, क्या बनाकर, OH2 प्लस। एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन को करवाओ, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है एसिडिक मीडियम में। आप बताओ अगर आपने कहीं से इनडायरेक्टली H प्लस प्रोवाइड कर दिया तो H प्लस का पहला काम क्या होता है, प्रोटोनेशन। ये आएगा और अल्कोहल को बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है मेरे भाई, तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो गया है, OH2 प्लस, और बन गया है क्या, लिविंग ग्रुप। क्या बन गया है ये, अब हटेगा, OH नहीं हटता है, कौन हटता है, OH2 प्लस। यानी कि पहले OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है एक ना हटने का कारण ये भी होता है कि फ्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं हट रहा था। इसका एक कारण मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि यहाँ जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बनता है, 2p 2p, यहाँ 2p 3p, यहाँ पर 2p 4p, और यहाँ पर 2p 5p। तो जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं, इनको हटा पाना इतना आसान नहीं है। और जैसे ही आप प्रोटोनेशन करवाओगे तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव चार्ज के आने से अब ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड तोड़ने के लिए तड़पेगा। या तो बॉन्ड किससे तोड़ेगा, हाइड्रोजन से, जिसका कोई फायदा, क्योंकि मीडियम कैसा है, एसिडिक, वापिस से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो
या फिर बॉन्ड किससे तोड़ेगा, कार्बन से। और प्रोटोनेशन होने के बाद ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये क्या बन जाता है, वीक। ये बॉन्ड हो जाता है वीक, जिसकी वजह से इसका टूटना क्या हो जाएगा, आसान। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि केवल प्रोटोनेशन करके ही इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाए और ये बड़ी आसानी से टूट सके। यस, हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। हम किसी लुइस एसिड के साथ इसकी क्या करवा सकते हैं, रिएक्शन। जैसे आपके सामने अल्कोहल है, रिएक्शन किसके साथ करवा दो, ZnCl2। आप सभी जानते हैं कि ZnCl2 एक लुइस एसिड है जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और बताइए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आएगा, डोनर पर पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आएगा, एक्सेप्टर के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। तो यहां तो आ जाएगा नेगेटिव और यहां जाएगा पॉजिटिव। फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। यानी कि अल्कोहल को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं किया जाता है, पहले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है और फिर उसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? डायरेक्ट कभी भी आपको रिप्लेस नहीं करना है। बहुत सारी रिएक्शंस आप ऐसे ही देखेंगे जिसमें इस लिविंग ग्रुप को हटते हुए देखेंगे। मान लीजिए आपके सामने अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, PX3 के साथ। क्लियर? मान लीजिए PCl3 हो गया आपके सामने, PBr3 हो गया। तो आप जानते हैं फॉस्फोरस जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। ऑक्टेट रूल सेकेंड पीरियड के लिए चलता है, थर्ड पीरियड के लिए कोई भी रूल नहीं है। तो बताइए क्या फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? यस। अगर इसने इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं मेरे भाई, तो बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और बताइए फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बताइए फिर से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। और क्या ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है? यस। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का। सबसे बढ़िया तरीका जो रहता है नीट में मैक्सिमम केसेज में आता है कि प्रोटोनेशन करवा दो। क्या करवा दो, प्रोटोनेशन। अगर एसिडिक कंडीशन ली तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस। और OH2 प्लस तो हमारा जाना माना क्या है, लिविंग ग्रुप। तो हटता OH नहीं है, हटेगा तब जब ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो रिएक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको OH को पहले लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब रिएक्शंस होंगी। और ये रिएक्शंस बहुत आसानी से अब आगे चलने वाले हैं। जल्दी से इसको निपटाएंगे फिर आगे बढ़ो। ये जो स्टार्टिंग की मैंने 10 से 15 मिनट ये जो बात बताई है, ये एक्सक्लूसिवली आपको यही देखने को मिले। 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं जो तरीका अपना रिएक्शन मैकेनिज्म में चल रहा है कोई चाहकर भी फॉलो नहीं कर सकता। आपको बोला गया था कि एनसीईआरटी वाइज ही पढ़ाया, देख लीजिए बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चल रहे हैं, बल्कि एनसीईआरटी को भी टुकड़ों में तोड़ा है। एल्काइल हैलाइड अलग, एराइल हैलाइड अलग। हाँ कितना समझ में आया वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने बोला ही कि आपको 100% समझ में आया होगा, ये मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बोला था वो मैंने किया है। समझना तो आपको पड़ेगा, इस साल नहीं तो या उससे अगले साल। चीजें समझ में आती नहीं है, समझनी पड़ती है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे को। अभी तुम इन सब चीजों के पीछे पहले दौड़ा करो। मैं कौन हूँ बताओ, मास्टर हूँ ना, मेरा काम। हाँ मेंटोर हूँ। अच्छा, हाँ तो मेंटोर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टेस्ट कब होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज एजुकेटर यहाँ पे हूँ, जिसका काम होता है पढ़ाना और घर जाना या आपके डाउट क्लियर करना, बस। उससे ज्यादा मैं पंचायती करता भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। टेस्ट जब होगा तब मैं टेस्ट पेपर बना दूंगा, तो जब टेस्ट होगा तो तुम भी टेस्ट देने आ जाओ, खत्म कहानी। चीजों को सिंपल रखा करो ना।
लेकिन तुम्हारी आदत हो गई हर मास्टर को कुरे देंगे, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। फिर उनमें से कुछ मास्टर ऐसे बोलेंगे कि मैं ही हूं यहाँ पर, मैं ही जो चाहता हूं वही होता है, मैं उनमें से नहीं, मेरे को जो चाहना था वो बहुत पहले हो चुका है, अब अपना काम पढ़ाने का है। ठीक है, छापो इसको। हाँ, स्टार्टिंग पैकेज डिसाइड करने मेरी चली थी, उसके बाद मुझे चलाना भी। हाँ, निपटा दिया है क्या? हाँ, आगे 10 दिन छुट्टी है अब। हॉस्टल से कोई निकाल के ला रहा है क्या तुमको? जब मन करे तब पढ़ो, जब मन कर ना करे तो नहीं पढ़ो। निपटाओ इसको जल्दी से। अब ये सब आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं? लिविंग ग्रुप, हट सकते हैं। ये भी क्या बन गया है? लिविंग ग्रुप, हट सकता है। ये भी क्या है? लिविंग ग्रुप। ऊपर वाले से तो हमने इंट्रोड्यूस आपको पहले ही करवा दिया, मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। निपटा दिया है क्या? अब निपटाया है क्या? ऐसा कई बार मास्टर बोलते हैं ना कि हाँ मेरी ही चलती है, मैं जो डिसाइड करता हूँ। सच में ऐसा है कि इनकी घर पे नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं तो चल रही है, ये बच्चों को बताते हैं बेचारे कि ऐसा नहीं है, मेरी चलती है। और जिनकी जहाँ चलती है उनको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए। हाँ, जहाँ मेरी चलनी चाहिए वहां चलती है। आगे तक का समझ में आ गया? किसी को नहीं आया होगा तो तुम क्लास के बाद अच्छे से समझाओगे कि देख उसके कहने का मतलब ये था, जो तू समझ रहा है वो नहीं था, उससे आगे भी तू समझ। और इसमें इसमें तो भाई साहब कान बंद कर लेते हैं कि ये क्या बात कर रही है, तो हमारे काम का ही नहीं। चलिए, पहली रिएक्शन अब हमारे सामने आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेडिंग लगी हुई है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। तो हमने पहले आपको बताया कि डायरेक्ट OH नहीं हटाना है, पहले उसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब अलग अलग रिएक्शंस आएंगे और उसमें वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता रहेगा और रिएक्शन करता रहेगा। आपके दिमाग में डाउट है कि कब होगा SN1, कब होगा SN2, तो अब रिएक्शन वाइज क्लियर होता हुआ चलेगा। सबसे पहले हमारे सामने रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद HX। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने इथेनॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इथेनॉल। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaI के साथ करवा दूं, जिसमें Na प्लस है, जो कि इनर्ट है, जिसका कोई लेना देना, Na और Na प्लस में फर्क होता है। ये Na प्लस है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी खो चुका है, क्लियर। और साथ में कौन है? I माइनस। और अगर मैं ऐसा करवा दूं, ये करे अटैक और बॉन्ड तोड़कर ये बाहर निकल जाए हटाए, तो बताइए क्या ऐसी रिएक्शन हो सकती है? आपने OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किए बिना ही बाहर निकाल दिया, वो भी क्या बनाकर? OH माइनस। ऐसा तो हो ही, तो ये रिएक्शन तो क्या है? गलत। यानी कि जब भी आपका रिएजेंट आएगा तो उसमें पहले OH लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल सीधा इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो अब अगर हमारे सामने मान लीजिए क्या दिया हुआ है? एल्कोहल, और हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? HX के साथ। रिएक्शन करवाने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला है RX और बाहर निकल गया है वाटर। ये तो हो गई पूरी रिएक्शन, क्लियर। अब हमारे दिमाग में यह है कि रिएक्शन हुई कैसे हुई? एक तो डब्बा मैकेनिज्म, क्या? यहां से OH और यहां से H, और 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, और अगले 10 मिनट में तुम खत्म, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, क्या इसका लॉजिक है, जरा समझने की कोशिश
करते हैं। देखो HX को ऐसे तोड़ दो जुगाड़ से, H प्लस और X, तो X माइनस ने तो जाहिर सी बात रिएक्शन नहीं शुरू की होगी, कारण अल्कोहल अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और X माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन नहीं हुई होगी। तो रिएक्शन को किसने शुरू किया होगा, आपके H प्लस ने। समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। मैकेनिज्म पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, मैकेनिज्म पर, कि रिएक्शन हुई कैसे, ध्यान से सुनते रहेंगे। रिएक्शन करवाने के लिए पहले आपको OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने ले रखा है H प्लस। बताइए H प्लस आएगा, H प्लस का पहला काम क्या होता है, प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पर क्या है बेटा, लोन पेयर, ये बोल देगा ऑक्सीजन को गिव मी योर लोन पेयर, और जैसे ही ये इसको अपना लोन पेयर देगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस, और क्या बन जाएगा, लिविंग ग्रुप। ऐसे रिएक्शन। अब आप समझिए, जिनके पास भी लिविंग ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बहुत सारे लोग ऑक्टेट ऑक्टेट खेलते हैं, कुछ के तो फंडे क्लियर कर दिए हैं, कुछ के हो जाएंगे। इसमें देखिए अगर अपन बात करें, क्या इसमें किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नहीं, सभी का कंप्लीट है, बट स्टिल इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल। रीजन बीइंग ये लिविंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये लिविंग ग्रुप यहां से हटने वाला है, और हटते ही इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। क्या ये बात आपको समझ आई? तो यहां पर आपके सामने आ गया है ये। अब मुद्दे का पॉइंट ये है कि लिविंग ग्रुप जब आपका sp3 कार्बन पर है तो दो तरीके से हट सकता है सब्स्टिट्यूशन में, या तो SN1 से या SN2 से। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मुझे SN1 से हटाना है या फिर मुझे इसको SN2 से हटाना है, ये पॉइंट है आपका। अब देखिए, जब तक आप R नहीं पहचान लेते तब तक आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, अगर R जिसके ऊपर आपका ये लगा हुआ है, कौन, OH, ध्यान से सुनना, इफ R इज क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी, अगर आपका R सेकेंडरी या क्या है, टर्सरी, तो बताइए लिविंग ग्रुप को हटा के हम सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन, याद कीजिए, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कहां से जाते थे, SN2 से, SN2 से। तो यहां पर अगर आपका R सेकेंडरी है या कैसा है, टर्सरी है, तो ये लिविंग ग्रुप खुद हट जाएगा, ये लिविंग ग्रुप खुद हट जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप खुद हट गया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन। और बताइए वाटर बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, बता सकते हैं कौन से मैकेनिज्म से हट रहा है, SN1 से। कहां से हट रहा है, SN1 से। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या, पता ही नहीं इसका तो क्या है, जरा कैसे बता सकते हैं। दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल, X माइनस, ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। बताइए RX बन गया कि नहीं बन गया। SN1 से भी जा सकता है ये रिएक्शन। SN1 से कब जाएगा, जब आपका R यानी कि अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी, या फिर आपका अल्कोहल कैसा होगा, टर्सरी। लेकिन अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी हुआ तो क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन हम नहीं बनाएंगे। अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिएक्शन के होने का अंदाज क्या कर दीजिए, चेंज। और चेंज क्या रहेगा, इफ R इज प्राइमरी, अगर आपका R क्या है, प्राइमरी, तो रिएक्शन को अलग तरीके से करवाएंगे, लिविंग ग्रुप को हटाएंगे जरूर, बट विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस केस में ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और लिविंग ग्रुप हटेगा अटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2। और आप देख लीजिए OH2 प्लस की जगह कौन ले लेगा, X, और बाहर कौन निकल जाएगा, H2। जब ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपके सामने हो गया, यानी कि रिएक्शन SN1 से भी जा सकती है और रिएक्शन SN2 से भी जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो इस पूरे चैप्टर को डिसाइड करेगा कि आपको ये कितने अच्छे से समझ में आएगा, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन। ध्यान से सुनना, अगर आपका लिविंग ग्रुप कौन है, OH2 प्लस, क्या है, OH2 प्लस, तो ध्यान से सुनना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल केटाइन बन रहा है तो ये SN1 से हटे। 2 डिग्री, 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा स्टेबल, उससे भी ज्यादा स्टेबल मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, तो ये कहां से हटेगा, SN1 से हटेगा। और अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये कहां से हटेगा, SN2 से हटेगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर सेकेंडरी के केस में तो सॉल्वेंट नहीं देखेंगे क्या,
कि SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अरे मेरे भाई, वो बातें तब थी जब लिविंग ग्रुप कौन था? X। जब लिविंग ग्रुप X था और एल्काइल हैलाइड कौन सा हुआ करता था? सेकेंडरी। तब हम देखते थे कि SN1 करवाएं या SN2 करवाएं। यहां लिविंग ग्रुप कौन है? OH2 प्लस। तो इस केस में नहीं सोचना, यहां सेकेंडरी SN1 से ही जाएगा। आगे बात समझ में? ये लिविंग ग्रुप हटा दो, 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटायन बने तो कहां से जाएगा? SN1। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो उस केस में कहां से जाएगा? ये SN2 से। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां डिग्री में कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्काइल हैलाइड नहीं, ये अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। छापिए, आगे बढ़िए। ये कंफ्यूजन एक दिन आपको आएगा ही आएगा कि सर सेकेंडरी में कैसे डिसाइड करेंगे? सेकेंडरी में तो सॉल्वेंट देखेंगे ना। मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूं और तू क्या सोच रहा है? एल्काइल हैलाइड। अलग अलग लिविंग ग्रुप है मेरे भाई। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो चीजें और भी क्लियर होती हुई चलें। अगर आपको राखी की छुट्टी मिलती है तो उस केस में आपको मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी टाइम से आपको मिले नहीं है। एल्काइल हैलाइड शुरू होने के बाद आपको क्वेश्चंस नहीं मिले और लगभग 8 से 9 लेक्चर हमारे हुए हैं। अल्टरनेट चले हैं तो टाइम उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी रहा है। काफी समय बाद आपको क्वेश्चंस मिले। अगर आप ईमानदारी से दिन के 10 क्वेश्चंस भी करोगे तो भी बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहली स्टार्टिंग में मॉड्यूल ELP एंड नेक्स्ट राउंड जो रहेगा वो किसका रहेगा? NCERT और NCERT एग्जाम प्लस। निपटा दिया है क्या? OH2 प्लस के बारे में बस एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो। क्या है कि 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल। 2 डिग्री 3 डिग्री और मोर स्टेबल का मतलब रेजोनेंस स्टेबल है। तो कहां से हटेगा? ये SN1 से। और प्राइमरी कार्बोकेटायन बने तो प्राइमरी तो हम वैसे कभी बनाते ही नहीं है, तो फिर कहां से हटा देंगे? SN2 से। क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ी क्लियरिटी और भी आ जाए। सभी अल्कोहल्स के रिएक्शन करने का रेट सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, reactivity of different alcohols with HX, with HX आपको बताना है। 3 डिग्री अल्कोहल हमारे सामने है, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे सामने है, फिर अगर अपन बात करें 1 डिग्री अल्कोहल हमारे सामने। क्या इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के बताइए, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर आना चाहिए? कुछ लोग तो याद करते हैं सीधे, याद करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। आप बताइए 3 डिग्री और 2 डिग्री कहां से रिएक्शन करते हैं? SN1 से। पक्का? और 1 डिग्री कहां से करेगा? SN2 से। तो एक बात तो क्लियर हो गई, SN1 SN2 से फास्ट होता है। तो ये तो हो गए, ये दोनों ही इससे तो ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? 3 डिग्री में आप जानते हैं SN1 का रेट वही फंडा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो केटायन भी कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो केटायन भी कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। मोर स्टेबल केटायन इज फॉर्म फास्टर, तो रिएक्शन फास्ट जाएगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री से क्या करेंगे? फास्ट। क्लियर? अब 2 डिग्री 1 डिग्री से क्या करेगा? फास्ट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? और अगर मैं 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल में पूछूं तो 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल में पूछूं कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? सोच समझ के जवाब दो, ऐसे ये तो बहुत गलत बात हो गई। मिथाइल अल्कोहल में और 1 डिग्री में अगर मैं आपसे पूछूं तो
अरे मेरे भाई, वो दिमाग से पैदल लोगो, पहले बताओ मैकेनिज्म कौन सा होगा, कौन सा होगा? SN2। पक्का? ये हो गया अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है ना के SN2 रिएक्शन का रेट हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो मिथाइल में तो हिंड्रेंस कम होगी ना। अब प्राइमरी और इसका तो हिंड्रेंस कंपैरिजन होगा। तो मिथाइल अल्कोहल आपके प्राइमरी अल्कोहल से भी क्या रहेंगे, ज्यादा रिएक्टिव। निपटाइए, आगे बढ़ूंगा। लिखा ही नहीं था क्या? जल्दी करो। तो कुछ ज्यादा टफ चल रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, नॉर्मली 10 साल के कैरियर में देखा, जब बच्चे बाहर आने जाने लग जाएं, इसका मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा है तो आप मुझको बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये +1 में और +2 में ज्यादा देखा गया है, या जिनका पहला ड्रॉप होता है। क्योंकि जब भी नहीं समझ में आता तो एक ऑप्शन होता है, चलो घूम के आते हैं। लेकिन जिनके थर्ड और फोर्थ ड्रॉप होते हैं ना, वो ऐसा, वो रोके रखते हैं आराम से। टॉयलेट कितने भी जोर से आ रहा हो कि भाई साहब लेक्चर के बाद ही जाऊंगा, क्योंकि अगर बीच में गया तो इसकी क्लास में एक पॉइंट भी अगर मिस हुआ तो रायता फैला देगा ढंग से। तो अभी शायद तुम्हें उस चीज का एहसास नहीं है। क्या है ना कि सिलेक्शन ना होने का डर जो अभी आपने देखा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट HX विद अल्कोहल, विद अल्कोहल। पिछली बार हमने किसको बदला था? अल्कोहल। अब हम किसको बदल रहे हैं? HX। हमारे सामने HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। बताइए, क्या सभी के रिएक्शन करने का रेट सेम या अलग अलग? कैसे? देखिए, रिएक्शन का रेट तो किस पर डिपेंड करता है? RDS पर। किस पर डिपेंड करता है? RDS पर। तो चलिए हम RDS पर आते हैं। आप बताइए, इन इसमें जाएं तो ये तो जस्ट एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये वाला स्टेप तो कैसा होगा? फास्ट। पक्का? ये भी देखो, केवल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये स्टेप भी कैसा रहा होगा? फास्ट। पक्का? ये देखो, SN1 में जहां कार्बोकेटाइन बनता है, वो रिएक्शन का कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। तो ये इस रिएक्शन का कैसा स्टेप है? स्लो। RDS। सही बात है कि नहीं है? यस। तो यहां पर अगर अपन बात करें, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इस RDS के अंदर तो आपका HX का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही, बताओ कहाँ है HX यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है? ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। अगर SN2 से जाओगे तो SN2 में ये वाला स्टेप स्लो होता है, जिसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। SN2 के थ्रू जाओगे तो यही स्टेप स्लो रहेगा क्या? यस। ये वाला स्टेप कौन सा रहेगा? स्लो स्टेप। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो सर HX पर रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड कर सकता है? क्योंकि आपका HX का बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो RDS में 2T, RDS तो ये है, बट स्टिल रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जब आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और आपका ये आ जाएगा ROH2 प्लस। यही आएगा कि नहीं आएगा? भाई रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो RDS तो लिखा जाएगा, और ये फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। कारण, इंटरमीडिएट आया हुआ है। ये देखो क्या आया हुआ है? रेट लो एक्सप्रेशन में आपके रिएक्टेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? रिएक्टेंट्स। तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट नहीं है, ये तो बीच में बना है कहीं पर। तो इसको हटाने के लिए आपको पीछे जाना, और पीछे जाते ही आ गए ना HX और अल्कोहल। तो इनडायरेक्टली आपके रेट लो एक्सप्रेशन में कौन आ जाएगा? HX। ऐसे समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तरीके से समझिए। आप समझिए, रिएक्शन में यहां से RDS आया है, यानी कि ये जितनी जल्दी हटेगा कार्बोकेटाइन उतनी जल्दी बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना ही क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन आप सोचिए, यहां से यहां पर भी तो बात होगी, ये जितनी जल्दी बनकर आएगा उतनी जल्दी तो केटाइन। अगर आप HF लोगे तो इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन ही धीरे से होगा। HCl लोगे तो प्रोटोनेशन थोड़ा सा फास्ट। HBr लोगे तो प्रोटोनेशन और फास्ट। और HI सबसे जल्दी। खटक से इस पर प्रोटोनेशन होगा, और खटक से बाहर कौन निकलेगा? वाटर।
तो जितनी जल्दी ये प्रोटोनेट करेगा उतनी जल्दी ये किस में कन्वर्ट होगा, लिविंग ग्रुप में, और रिएक्शन उतनी जल्दी क्या जाएगी, फास्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसका मतलब इनडायरेक्टली इन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। सबसे जल्दी प्रोटोनेट कौन करेगा, HI, फिर कौन करेगा, HBr, और फिर कौन करेगा, HR। आगे बात समझ में, निपटाइए जल्दी से। निपटा दिया है क्या? देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी लिखता है उसको हमें समझना पड़ेगा। आप बताओ, HF तो हम कभी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, HCl। और HCl की रिएक्टिविटी HI HBr से भी क्या है, एक तो HCl खुद में क्या है, कम रिएक्टिव। दूसरा, अगर एल्कोहल भी कौन सा हो, 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो ये भी रिएक्टिविटी में क्या है, पीछे। तो अगर आप HCl इस्तेमाल में लेंगे किसके साथ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो रिएक्शन का रेट क्या मिलेगा, कम। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आपको कैटालिस्ट लाना पड़ेगा, या फिर रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? तो अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री या 1 डिग्री है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, HCl के साथ। अब आप सोचिए, अगर अपन 1 डिग्री अल्कोहल ले, समझो 1 डिग्री अल्कोहल ले, तो कहां से जाएगा, SN2 से। ठीक है, SN2 में बताओ न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन रहेगा, Cl माइनस, कौन रहेगा, Br माइनस, और कौन रहेगा, I माइनस। सोलवेंट कौन है, एल्कोहल। रिएक्शन किस में हो रही है, एल्कोहल में। एल्कोहल कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्व, है कि नहीं है। पोलर प्रोटिक में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I माइनस। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज। फिर कौन होगा, Br माइनस, और फिर सबसे पीछे कौन होगा, Cl माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम। अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो, क्योंकि SN2 में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड। तो अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो आपको HCl की मदद करनी पड़ेगी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, अदरवाइज रिएक्शन क्या होगी, स्लो। रिएक्शन क्या होगी, स्लो। रेट इतना स्लो आएगा कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनसीईआरटी का, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, the reaction of primary and secondary alcohols, the reaction of primary and secondary alcohols, the reaction of primary and secondary alcohols with HCl, with HCl, with HCl requires the presence of catalyst, requires the presence of catalyst, requires the presence of catalyst, कॉमा लगाकर, anhydrous ZnCl, anhydrous ZnCl, anhydrous ZnCl। कैटालिस्ट हमें किस में चाहिए, केवल HCl के केस। अगर आपका HBr है या HI है तो वो आसानी से रिएक्शन करेंगे, कारण I माइनस क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस भी क्या है, अच्छा, तो रिएक्शन का रेट अच्छा खासा यहाँ पर आता है। बट Cl माइनस क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको कोई कैटालिस्ट चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो, अगर आप कंसंट्रेटेड HCl लोगे तो साथ में आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा कैटालिस्ट के तौर पर एनहाइड्रस ZnCl। और बेटा इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। हाँ, लुका लुका चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लुकास रिएजेंट इसको बोलते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, दूसरे जो कंट्री के हैं वो लुकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुकस, और सही प्रोनाउंसिएशन इसका लुकस ही है।
लेकिन इंडिया में लुकास बोलते हैं, हमारे मास्टरों ने भी हमें लुकास ही पढ़ाया है, तो वो आगे अब लुकास रिएजेंट इसको बोलते हैं। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। अब आपके दिमाग में आएगा एनहाइड्रस ZnCl2 पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो इस रिएक्शन में किसका काम करने के लिए आया है? कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, जाहिर सी बात है। रिएक्शन के प्रोडक्ट में कभी भी कैटालिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि इसमें इस ZnCl2 का रोल क्या है, कैसे ये कैटालिस्ट का काम कर सकता है। चलिए इसके रोल बताते हैं। अगर अपन बात करें किसका रोल ऑफ ZnCl, एनहाइड्रस ZnCl2, ये एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है? देखिए दो काम कर सकता है। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, किसकी बात करें? एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो HF का तो हम इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, बहुत वीक एसिड होता है, रिलेटिव टर्म है। सबसे आगे कौन रहेगा? HI, फिर कौन रहेगा? HBr, और फिर कौन रहेगा? HCl। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? और HCl इनमें सबसे पीछे। आपने देखा था कि अल्कोहल्स के साथ जब HX की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन किया था तो HCl सेकंड नंबर पर आ रहा था पीछे से। क्यों? क्योंकि वो वीक एसिड है रिलेटिवली HBr और HI के, तो रिएक्शन क्या करेगा? स्लो। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए तो कैटालिस्ट लाओ या हीट का सप्लाई करो आप। तो हम पहला रोल ZnCl2 का ऐसे समझाते हैं कि वो HCl के डिसोसिएशन में क्या करेगा? हेल्प। जब आप एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल करोगे तो आप जानते हैं इसमें क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर, और ZnCl2 क्या होता है आपका? लुईस एसिड। तो ये यहां से क्या ले लेगा? लोन पेयर, और जब लोन पेयर लेगा तो इसको तोड़ देगा H प्लस और साथ में बना देगा ZnCl3 माइनस। H प्लस जल्दी फ्री कर देगा। आप देखिए HI HBr इसलिए फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि ये H प्लस क्या देते हैं? जल्दी। तो इससे भी H प्लस जल्दी दिलवाने में हमारी क्या करेगा? हेल्प। पहला काम ये करेगा। दूसरा काम सुनना, दूसरा काम इसका ये भी हो सकता है कि जो आपका एल्कोहल है जिसमें OH अभी लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर ये किसके साथ रिएक्शन कर ले? ZnCl2 के साथ, तो आप बताइए ये इसको अपना लोन पेयर देगा कि नहीं देगा? अगर लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या बना देगा? इसको लिविंग ग्रुप। बना दिया कि नहीं बना दिया? दो तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। एक तो HCl से H प्लस जल्दी दिलवा देगा, डिसोसिएशन बढ़ा देगा उसका। दूसरा आपके OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। जो काम आपका HCl करने वाला था वो काम ZnCl2 पहले करके रखेगा। आगे बात समझ में? दो तरीके से ये हमारी क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है, HCl का डिसोसिएशन बढ़ा सकता है। हो सकता है आपसे दोनों में से कोई सा भी कारण ना पूछे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो HCl अकेला रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और कैटालिस्ट कौन रहेगा? ZnCl2। अब एनहाइड्रस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने वाटर डाल दिया तो ZnCl2 वाटर से लोन पेयर ले लेगा, फिर तो उसका जो लुईस एसिडिक नेचर है वही क्या हो जाएगा? खत्म। इसलिए हम इसको कौन सा इस्तेमाल में लेते हैं? एनहाइड्रस ही इस्तेमाल में लेते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? छापिए, आगे बढ़े। थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट। अब क्या चलेंगे? केवल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में आपको 1% भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वही पुराने काम है। OH2 प्लस हटा ले, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का काम रीअरेंजमेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो पुरानी सारी बातें यहाँ पर रिपीट होने वाली है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए। निपटा दिया है क्या? या तो HCl का डिसोसिएशन बढ़ाएगा या फिर OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवाएगी। थ्योरेटिकली है, बस यही पूछ सकता है, और बाकी तो रिएक्शन तो अपने अंदाज से ही चलेगी। रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ZnCl2 कैटालिस्ट है, प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देगा। कैटालिस्ट आप जानते हैं ना, रिएक्शन को स्पीड अप और स्पीड डाउन करने के लिए आता है।
निपटा दिया है क्या भाई? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, क्वेश्चंस अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं। रिएक्शन करवाई गई है, बातें नहीं करेंगे भाई। NaI के साथ रिएक्शन करवाई गई है, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। रिएक्शन जो करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है NaBr। रिएक्शन जो करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सबसे पहले आप बता दो कहां कहां रिएक्शन होगी ही नहीं। पहले वाले में रिएक्शन हो जाएगी क्या? कोई ऐसा है जो इस OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर पा रहा हो? Na प्लस इनर्ट है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर क्या रहेगी बेटा? नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। पक्का? यस। दूसरे वाले में रिएक्शन होगी क्या? होगी। ये काम जो आपका है कौन करेगा? H3PO4। बताइए H3PO4 का काम क्या होता है? H प्लस देना। एसिड है कि नहीं है? और H प्लस का काम क्या होगा? प्रोटोनेशन। ये बोल देगा इसको, गिव मी योर लोन पेयर। अगर बताइए प्रोटोनेशन हो गया तो इसके आगे की कहानी तो आप बताते हुए चलो। क्या बनेगा हमारे सामने? OH2 प्लस। बताइए लिविंग ग्रुप है, कैसे हटेगा? या तो SN1 से या SN2 से। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा अगर ये हटेगा? तो 3 डिग्री। कहां से जाना चाहिए मुझे? SN1 से। 2 डिग्री 3 डिग्री बने या उससे भी ज्यादा स्टेबल बने तो SN1। लिविंग ग्रुप को हटा दे, कार्बोकेटाइन बना दे। बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम, कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो इससे, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। पक्का? यस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। ये लीजिए खत्म। अगले के बारे में बताइए। Na प्लस और Br माइनस रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन। जब तक ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा ये रिएक्शन नहीं करेगा। इससे नीचे वाले रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा निपटाएं। इससे नीचे वाली रिएक्शन होगी क्या? हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 आया है और इसका काम क्या रहेगा? H प्लस देना। H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस। क्लियर? बताइए, ये लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड तोड़कर निकलेगा, क्योंकि कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री 2 डिग्री या मोर स्टेबल तो SN1, अदरवाइज SN2। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो इससे, रीअरेंज करेगा क्या? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br माइनस। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा। 2 कौड़ी के सवाल। अब देखो ये कितना आसान हो गया हमारे लिए नो रिएक्शन समझना। ये कितना आसान हो गया हमारे लिए नो रिएक्शन समझना। मैं सीधा बताता कि नो रिएक्शन याद कर लो, तो बार बार इसमें आप लोग निपटाए जाते। तो अपना जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो बेस जो होता है वो जबरदस्त होता है। स्टार्टिंग का जो लेक्चर होता है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है चैप्टर की, कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। अब देखो इस रिएक्शन में क्या ही जोर पड़ा, हम ऐसे चलेंगे। अब आगे की रिएक्शन से एकदम क्या हो गई है? आसान। थोड़े से थ्योरी पार्ट को आप रिवाइज करके आ जाए। धन्यवाद।